Hello class 10th, welcome to our channel Learn Academy. Please subscribe this channel, press the bell icons. So now we are today going to start our first chapter का part 2, जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज़ पार्ट 1 को एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि पार्ट 2 को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 2 को। तो सबसे पहले हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस देखी थी, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखा था पार्ट 2 में, किस तरह से क्या होती है केमिकल रिएक्शन और किस तरह से उनको बैलेंस और अनबैलेंस को पहचानते हैं। तो अब देखिए कितनी तरह के रिएक्शंस हैं उसको हमें पढ़ना है। टोटल देखो स्टूडेंट 4 तरह की रिएक्शंस आपको पढ़नी है। जो पहली रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन, जो दूसरी रिएक्शन आपको पढ़नी है उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड द थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखिए कॉम्बिनेशन मतलब कि कंबाइन, मतलब कि जब भी दो रिएक्टेंट जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन हो गया। तो ये हमेशा इसकी डेफिनेशन देखिए, रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बनाने चाहिए, एक ही प्रोडक्ट बनाने चाहिए और 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखिए, ए और बी 2 अलग रिएक्टेंट है, ये मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। ऐसे ये देखिए, एक कहीं और से आया और एक कहीं और से जुड़ के एक प्रोडक्ट बन गया, ये कहीं और से आया कहीं और से आया, मिलकर एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो इस रिएक्शन की यही प्रॉपर्टी है और आप इसको इसी तरीके से पहचान सकते हो। ठीक है, इसमें आपके मल्टीपल रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। एग्जांपल देखिए, C+O2 2 अलग रिएक्टेंट है, मिलके एक प्रोडक्ट को बनाया। H2+O2 2 अलग रिएक्टेंट है, मिलके एक प्रोडक्ट को बनाया। देखिए Fe+H 2 अलग रिएक्टेंट है, मिलके एक प्रोडक्ट बनाया। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके केमिकल रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का अलग अलग भाग में टूट जाना, बिखर जाना, इसे हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसका अपोजिट है, ये कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपके जो एक प्रोडक्ट है वो मतलब एक रिएक्टेंट है वो मल्टीपल प्रोडक्ट में टूटना चाहिए। ठीक है, ए बी क्या है, एक है, अब ये टूट गया 2 या 2 से ज़्यादा में। तो एक बार डेफिनेशन पढ़े, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू 2 और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट आर नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी एक कंपाउंड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है मल्टीपल एलिमेंट्स और में, उससे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि हमने समझा। देखिए इसमें NaCl है, ये एक रिएक्टेंट था, ये टूट गया किसमें, मल्टीपल में, Cl और Na में टूट गया। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी AB को ब्रेक कर दिया हमने A+B में, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। देखिए अब डीकम्पोजिशन के कुछ टाइप्स हैं और प्लीज़ इस टाइप को नोट कर लीजिए कॉपी पेन में कि किस किस टाइप को हम पढ़ रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक आपने नहीं किया है, ताकि आपको नए वीडियोज़ मिले और आप हमसे जुड़ सके। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको देखते हैं। देखिए रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज, यानी वो प्रक्रिया, वो रिएक्शन जिनके अंदर उत्पाद जो आपके कंपाउंड्स हैं वो क्या होता है, डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड बिकॉज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस, एंड दिस प्रोसेस दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से, इलेक्ट्रिसिटी देने से जब एक रिएक्टेंट टूट जाता है 2 अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस से। ठीक है, देखिए 2H2 है और ये L क्या बता रहा है, इसकी स्टेट को बता रहा है कि ये लिक्विड में है। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, हाई इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और ये ब्रेक हो गया किसमें, H2 में ब्रेक हो गया, गैस में, और ये भी गैस में O2 में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ। तो जिस रिएक्शन के अंदर जिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है और इलेक्ट्रिसिटी के वजह से आपका कोई एक प्रोडक्ट ब्रेक डाउन, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है मल्टीपल प्रोडक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। उसके बाद से देखते हैं फोटोलाइसिस और फोटो डीकम्पोजिशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको आप कॉपी पेन पे नोट करिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जब क्या हो डिकम्पोजिशन होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी एक आपका कंपाउंड है, ठीक है, AgCl है, अब इसके ऊपर ब्रेक हो गया, इसके ऊपर हमने सनलाइट को एक्सपोज कराया, सनलाइट को डाला, ठीक है, सूर्य के किरणों को AgCl पे डाला तो वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, सिल्वर अलग हो गया Ag और क्लोरीन अलग हो गया। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंट में हुई, सनलाइट के प्रेजेंस में हुई, इसीलिए आप इसे क्या बोलोगे, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस बोलोगे इस रिएक्शन को। जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। एग्जाम्पल के तौर में आप देखो, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल्स एंड अ क्लोरीन गैस, ठीक है। जब भी आप सिल्वर क्लोराइड को बाहर सनलाइट में रखोगे ना, धूप में रखोगे, तो आप देखोगे कि वो टूट जाएगा, किस किस में, सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा और सिल्वर गैस अलग हो जाएगी, सिल्वर गैस उड़ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। इस तरीके से फोटोग्राफिक पेपर, और ये इक्वेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट करेंगे, 2AgCl सनलाइट प्रेजेंस ऑफ गिव्स 2Ag प्लस Cl2, इसको नोट कर लो अभी के अभी। अब इसका देखिए फोटोग्राफिक पेपर क्या होता है स्टूडेंट्स की, हैज़ अ कोट ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स इनटू द ग्रे एक्सपोज बाय सनलाइट, इट्स हैपन बिकॉज सिल्वर क्लोराइड कलरलेस एंड विल सिल्वर इज ग्रे मेटल्स। अब क्या होता है, मान लीजिए सिल्वर ब्रोमेट होता है, ये होता है फोटोग्राफिक पेपर होता है इस पर, ठीक है। अब जब इस पर आप सनलाइट को डालते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है, और वो पेपर जो होता है वो कलर बदल लेता है, ग्रे कलर में हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो सिल्वर होता है ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो सनलाइट के डालने से मेटल्स क्या हो जाते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी। उस तरीके से हीट का होता है, इसे देखेंगे अभी। तो अभी सिर्फ आपने सनलाइट के बारे में पढ़ा, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी कोई चीज़ डिकम्पोज होती है, टूटती है, और जो रिएक्शन होता है उससे हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसके बाद से देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक देखिए रिएक्टिविटी सीरीज होती है। आप जानते हैं ना कि जो पावरफुल इंसान होता है हमेशा छोटे इंसान को दबा सकता है, उसे हटा सकता है, उसके साथ कुछ भी तरह की जाति कर सकता है ना। इसी तरीके से जो आपकी एलिमेंट सीरीज होती है उसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसमें जो हाई पावर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लो पावर वालों को यानी लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। लाइक कि जो जिंक होता है आपका, वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है किसको, कॉपर को, या फिर लोअर रिएक्टिव वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको। और रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल अभी आपको बताते हैं, पहले ये देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एटम्स और आयंस मूव्स फ्रॉम अ वन कंपाउंड टू अनदर न्यू कंपाउंड्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज नोन एज, अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हो या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखिए इन जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। जैसे मान लीजिए ए और बी सी है, अब ए जो है पावरफुल है तो बी को क्या कर देगा, हटा देगा, तो बी अकेला रह जाएगा, और ए की जगह कौन ले लेगा, सी ले, बी की जगह कौन ले लेगा, ए ले लेगा। तो सी के साथ अब कौन आ गया, ए आ गया, और बी हट गया। क्यों, क्योंकि ए क्या था, पावरफुल था, ए ने बी को हटा दिया, और सी के साथ अब कौन आ गया, ए आ गया। तो ए और सी एक साथ हो गए, बी अलग हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस ओनली ए इज मोर रिएक्टिव, ए क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव था, देन बी। इफ बी इज मोर रिएक्टिव देन ए इज लेस रिएक्टिव, फिर ए हटता, विल नॉट डिस्प्लेस सी फ्रॉम बी सी एंड रिएक्शन से नॉट टेक प्लेस। अगर मान लीजिए ए होता, बी ज़्यादा रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, ए डिस्प्लेस नहीं कर पाता बी को, बी अगर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, उसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल जिंक है और ये HCl है। तो जो हाइड्रोजन है वो लो रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, इसको भगा देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और ZnCl2 बन जाएगा और H2 हट जाएगा। ऐसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। ये था, ये गोल्ड इससे ज़्यादा चिपका पता, लेस रिएक्टिव था, अब ये सिल्वर आके सिल्वर कलर का चिपक गया, इसे हटा दिया, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो लो रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी पोजीशन को ले लेते हैं, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, देखिए इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, इसमें क्या होता है ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, मतलब पाउडर टाइप्स का कुछ लिक्विड सा फॉर्म होता है, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इज ऑल्सो नोन एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज रिएक्शन इज और ऑल्सो, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्सचेंज हो जाता है बेसिकली अपनी पोजीशन को, Na यहाँ चला जाएगा और H इधर आ जाएगा, है ना।
Na की पोजीशन H ने ले ली और H की पोजीशन Na ने ले ली। अब देखिए H के साथ Cl लेना इस बार, लेकिन यहाँ पे देखिए Na के साथ Cl है और S के साथ Na है तो S के साथ H2 है। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं, मतलब इसकी जगह कोई और उसकी जगह कोई और, दोनों ही एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद से देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें हमें हीट देनी होती है, हीट के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। तो वो दो रिएक्शंस है जिनको आपको क्लासीफाई किया गया है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। अब देखिए एक्सोथर्मिक क्या होती है, देखिए ध्यान से समझिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। डायग्राम को देखिए, इसमें से हीट बाहर निकल रहा है, इसमें से हीट निकल रहा है, तो ये सारी रिएक्शंस क्या होगी, एक्सोथर्मिक। यानी कि रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शंस, ठीक है, दोज रिएक्शन विच इज प्रोड्यूस अ हीट, ठीक है, एंड राइज अ टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर बढ़ जाए और जो हीट को प्रोड्यूस करे उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिस भी रिएक्शन से हीट बाहर आती है या टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है उस रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, एक्सोथर्मिक, ठीक है। देखिए रेस्पिरेशन है, आप ठंडियों के दिनों में देखते होंगे जो सांस होती है, आप रेस्पिरेशन लेते हो, जो भाप निकलता है वो थोड़ी गरम गरम से निकलती है, तो वो चीज़ क्या है, एक आपकी एक्सोथर्मिक है, वो गर्माहट आ रही है, ठीक है, एनर्जी आ रही है, तो वो आपकी क्या होगी, एक एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा, रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल होता है। उसके बाद से व्हेन क्विक क्लाइम, जब भी घर में जो सफ़ेदी होती है, जो चूना पत्थर होता है, उसको जब भी आप पानी के अंदर डालोगे तो वो जो जब भी उसमें मिक्स होगा तो आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है ना उसका क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल है। क्या एक्सोथर्मिक, जिससे हीट निकले, जिससे हीट इवॉल्व हो, बाहर निकले, उसे हम आप एक्सोथर्मिक बोलेंगे। ठीक अपोजिट एंडोथर्मिक है, जैसे हम खाना बनाते हैं, चाय बना रहे हैं या फिर कोई चीज़ बना रहे हैं या फिर वाटर को बॉईल कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, यानी तभी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, हीट दे रहे हैं तभी खाना बनेगा, हीट देंगे तो वाटर बॉईल होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस क्या होते हैं जिनमें हम हीट देते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें हम हीट देते हैं। देखिए रिएक्शन विच एब्जॉर्ब एंड रिक्वायर एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक। जिस रिएक्शन को होने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी को देना पड़े, ठीक है, एनर्जी जिसमें हमें देना पड़े उसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे कि कुकिंग इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस विच आर एंडोथर्मिक एज कुकिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हीटिंग, ठीक है। खाना क्यों बनाना पॉसिबल है, हीटिंग वजह से। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं ना खुद से, तो वो भी किस लिए पॉसिबल हो पाया, क्यों, क्योंकि वो एंडोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो सनलाइट है वो उसमें क्या कर रही है, हीट प्रोड्यूस कर रही है, सनलाइट जा रही है, तो ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। उसके बाद से देखिए ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है, वो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स जिसमें ऑक्सीजन जाके ना ऐड हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आयरन था, आयरन मतलब था, इसके बाद ऑक्सीजन था, अब ये ऑक्सीजन जाएगा कार्बन के साथ ऐड हो गया, तो इस कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, मतलब आप सिर्फ अभी ऑक्सीजन के ऐड और हाइड्रोजन के रिमूव पे इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, पहले ऑक्सीजन नहीं था किसी के पास, लेकिन अब इसके पास ऑक्सीजन दो हो गए, एक था तो एक ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया, CO2 जो है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं, ठीक है। एनिमल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडिड और हाइड्रोजन्स और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो इसे आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखिए जिसकी वजह से, ठीक है, प्रोसेस हो पा रहा है ऑक्सीडेशन, तो उसे आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलोगे। कंपाउंड विच कैन ऐड ऑक्सीजन्स, जो ऑक्सीजन को ऐड कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन को जो रिमूव कर सकता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ये देखिए ये CO था पहले, अब इसके पास क्या आ गया, CO2 आ गया, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया CO2 का, लेकिन CO क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ऐड किया, ठीक है। तो जो भी अगर ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। इसमें CO है, इसके पास एक ऑक्सीजन था, अब इसके पास 2 आ गया, 2 आ गया, एक ऐड हो गया, तो इसका क्या हो, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका।
और FO2O3 इसमें से ऑक्सीजन चला गया एक, तो इसने भेजा ना, इसके अंदर एक काबिलियत है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। याद रखो, जो ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करा रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर एक काबिलियत थी ऑक्सीजन को भेजने की, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। उसका देखिए रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन जुड़ जाए, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है, इसके पास पहले एक O था, अब इसके पास एक भी O नहीं है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। देखिए Fe2O3, यहाँ पे O कितने हैं, 3 है, अब लेकिन प्रोडक्ट में O कितना है, एक भी नहीं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये रिडक्शन कहलाता है। अब ये किसके वजह से पॉसिबल हो पाया होगा, इसके वजह से, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कंपाउंड और एलिमेंट विच कॉज ऑफ रिडक्शन कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिनकी वजह से हो पा रहा है पॉसिबल, इसके वजह से, तो ये चीज़ क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए रिडॉक्स क्या होता है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन बहुत सिंपल सी, जिसके अंदर दोनों चीज़ें परफॉर्म हो, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें Fe से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ठीक है, O2 की जगह O3, मतलब खत्म हो रहा है ऑक्सीजन पूरी तरीके से इसमें। अब इधर की तरफ ऑक्सीजन एक भी नहीं है, मतलब Fe2 के साथ कंबाइन हो गया, तो ये रिडक्शन। तो ये जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही, अगर एक ही रिएक्शन के अंदर हो जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब रिडॉक्स के क्या क्या, ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं देखते हैं। रेस्पिरेशन और इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हम सांस लेते हैं तो वो भी क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। फूड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी, फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहे थे, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता था, बताओ आप, ऑक्सीडेशन। उसके बाद आयरन गेट ऑक्सीडाइज फ्रॉम रस्ट, फॉर रस्ट। देखिए जब आयरन क्या होता है, उस पर जंग लगता है, जब कोरोजन लगता है, तो वो भी किसकी वजह से लगता है, ऑक्सीडेशन के वजह से ही लगता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर्स लाइक ए मेटल आर्टिकल। आपने देखा होगा कि कई सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें नमी के कारण, एटमॉस्फेयर वगैरह के कारण क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन का इम्पैक्ट है। उसका बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए पेंट वगैरह करते हैं, ताकि ऑक्सीजन जो है आपका जो सब्सटेंस है उस पर ना लेयर जमा सके, ना मिल सके। इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन परत चढ़ा देते हैं, या फिर उसको पेंट कर देते हैं, ताकि ऑक्सीजन आपके आयरन आर्टिकल से ना जाके मिल सके। ठीक है, अब देखिए रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, देखिए कंडीशन प्रोड्यूस बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट इन फूड अदर प्रोडक्ट्स, अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड फ्लेवर। और रेंसिडिटी मतलब होता है कि आपने देखा होगा कई बार जब खाना होता है, वो जब आपका फूड आइटम्स होता है या फिर कोई भी फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, ये ख़राब हो जाता है। ख़राब मतलब ये हो जाता है कि वो जो आपका फूड आइटम है ना, वो ऑक्सीजन से क्या कर देता है, रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सीडेशन को परफॉर्म कर देता है, जिससे क्या होता है, आपका खाना ख़राब होता है। और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। फूड को स्पॉइल होने को ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब इससे क्या होता है, अनप्लेजेंट स्मेल आती है, उससे क्या होती है, गंदी स्मेल आने लगती है, उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। लाइक अ पोटैटो चिप्स विच केप्ट इन द एयर लॉन्ग टाइम गिव्स अ अनप्लेजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट। अब मान लो पोटैटो चिप्स है, उसको आप बाहर रखते हो तो देखोगे ना सीध आता है, तो उसकी स्मेलिंग और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, अब किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे कि, तो प्लीज़ इसको आप नोट करिए। प्रिवेंटिंग ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम रेंसिडिटी से। देखिए द फर्स्ट वे ऑफ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इज एलिमिनेट ऑक्सीजन। हमें क्या होगा, ऑक्सीजन को हटाना होगा। ठीक है, तो हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, अब ऑक्सीडेशन हट जाएगा तो रेंसिडिटी होगी ही नहीं। तो सबसे पहला क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को हटाते हैं। दूसरा, प्रिवेंट यूजिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड वंस वांट टू ऑक्सीडाइज। हमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को यूज़ करना होगा, क्योंकि जो सैचुरेटेड होते हैं, जिनका कई बार यूज़ कर लिया जाता है, वो जल्दी ऑक्सीडाइड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंट यूजिंग अनसैचुरेटेड, मतलब आपको अनसैचुरेटेड यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अनसैचुरेटेड नहीं यूज़ करना, सैचुरेटेड करना है, क्योंकि सैचुरेटेड जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी वो फॉर मिस्टेक। सैचुरेटेड क्या होता है आपके, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, बल्कि लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना, जिनको बार बार जिसमें तला जाता है इन चीज़ों को, वो क्या होता है आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, जो बार बार एक ही तेल में कई बार आप चीज़ों को तलते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, तो वो जल्दी खाना ख़राब कर सकता है, क्योंकि वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन सैचुरेटेड जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। उसके बाद प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ दोज फर्स्ट रेडिकल्स। तो कुछ रेडिकल्स होते हैं, मतलब कि दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होते हैं ना, उसे हम रेडिकल्स बोलते हैं, वो नहीं फॉर्म होने चाहिए। उसके बाद
कैच एंटीऑक्सीडेंट जोन फैटी। अब देखिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीजन को ना आने देने वाला, ठीक है। एंटी मतलब ही होता है अगेंस्ट। तो एंटी मतलब कि आपको, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि ऑक्सीजन से प्रिवेंट, ऑक्सीजन को आपके फूड आइटम के पास नहीं आने देगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेश ऑयल है आपका, ये रेंसिडिटी ऑयल, खराब तेल और फ्रेश ऑयल। तो ये होती है आपका रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट। तो कैसे प्रिवेंट करते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है, उसके एग्जाम्पल, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। उसके बाद देखिए कोरोजन। कोरोजन उससे आप बहुत अच्छे से जान सकते हो, आपके आसपास ये चीज़ों को देख सकते हो। कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, और ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है और डिस्ट्रक्शन। इससे क्या होता है, जैसे मान लो आप कूलर लाते हैं, कूलर है, वो क्या होता है उसमें जंग लग जाता है, तो उसकी लाइफ जो होती है, जो उसकी ड्यूरेबल होता है, वो क्या होता है जंग लगते लगते ख़राब होने लगता है। तो जो उसकी जो लोहे की क्वालिटी होगी वो क्या हो जाती है, ख़राब होने लगती है, ठीक है। तो यही होता है आपका कोरोजन, आपके मटेरियल की लाइफ टाइम को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन स्टील। जैसे देखिए ये पहले था, ये नॉर्मल है जब अच्छा आयरन था, उसके बाद उससे कोरोड होने के बाद कुछ ऐसा होगा। इसका देखिए ये नॉर्मल है, उसका धीरे धीरे से क्या होता है, कोरोड हो रहा है। ध्यान से देखो, इसे इसमें कोरोजन हो रहा है, जंग लग रहा है, तो ये चीज़ होता है जंग लगना। उसका देखिए कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि ऑक्सीजन को इसके पास ना आने दिया जाए। तो मेटल टाइप, तो आप ऐसे मेटल का यूज़ करो जो क्या हो, एलॉय हो, जो क्या होते हैं मिक्सचर हो। तो उस टाइप के आप कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए उस चीज़ को यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टिव कोटिंग। प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या होती है कि जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हो। जैसे कि कूलर को हर गर्मियों में हम पेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि हम प्रिवेंट करते हैं किससे, ऑक्सीजन को आपके सब्सटेंस तक जाने तक, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, कोटिंग एक लेयर बन जाएगी। अब वो लेयर पेंट की लेयर बन गई, तो ऑक्सीजन जो आपके डायरेक्ट आयरन आर्टिकल्स को और आपके सब्सटेंस को हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में आ जाएगी लेयर पेंट की, इसीलिए पेंट किया जाए। उसके बाद एनवायरमेंटल मेजर, हमेशा उसको नमी वाली चीज़ पे मत रखिए, नमी वाली जगह पे मत रखिए, ऐसे एनवायरनमेंट में रखिए जहाँ पे धूप ज़्यादा हो, पानी कम हो, ठीक है। उसके बाद होता है आपका यह आता है सेक्रीफाइजल कोटिंग। सेक्रीफाइजल कोटिंग देखिए ये कोटिंग ही होती है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को यूज़ करके कोट किया जाता है, ठीक है। जो कलरिंग वगैरह जैसे हो गया, और दूसरे जैसे जो हल्के होते हैं, जिंक वगैरह की कोटिंग होती है, ये सारी की सारी आपके सेक्रीफाइजल कोटिंग में आती है। गैल्वेनाइजेशन का एक टाइप होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट जो एलॉय होते हैं उन पे जंग नहीं लगता, ठीक है। जैसे आपका स्केल होता है, स्कूल वाला स्टील का, जो स्टेनलेस स्टील टाइप का होता है स्टील, वो उस पर कभी जंग नहीं लगता, क्यों, क्योंकि वो एक एलॉय है, वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, 3 एलिमेंट से, तो उसे हम बोलते हैं तो उस तरह के एलिमेंट की कोटिंग की जाती है, ठीक है। जैसे हमारे घर के खाने के बर्तन हैं, वो भी क्या है, इस तरह से कोटिंग से ही बनाए जाते हैं, उसमें जंग नहीं लगता। उसके बाद कोरोजन इनहिबिटर। इनहिबिटर तो रोकने वाली चीज़ है, तो हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो कोरोजन को रोके। उसके बाद डिज़ाइन मॉडिफिकेशन, और इस तरीके से प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाए इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशंस के द्वारा, कि जब भी आप उसको डिज़ाइन करो तो ऐसा करो कि उसमें जंग ना लगे, कम से कम जंग लगे, ठीक है। तो ये आपका कोरोजन का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सेकंड चैप्टर कोई भी वीडियो को देख सकें। और प्लीज़, तो ये चैप्टर के टॉपिक्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। प्लीज़ इसके क्वेश्चंस को ट्राई करिए, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो भी आपको टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ना हो, या जो भी चीज़ आपको सही लगी हो, कॉम्प्लीमेंट हो या फिर कंप्लेंट हो, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स से बोल सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।